हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिली एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 8 को डिस्कस करेंगे। इसकी इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, है ना, आज हम स्पेन के कल्चर को पढ़ेंगे। हालांकि हम इसके प्रीवियस कुछ वीडियोस जो आई थी स्पेन की स्टार्टिंग में, तभी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी स्पेन के कल्चर से रिलेटेड। पर आज जो थोड़ा सा है, हम आर गुप्ता को पढ़ेंगे, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी कि उनको आर गुप्ता पढ़ना है ना। पर उनके पास बुक्स नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी, वो कहाँ बाई करने जाएं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्पेन का कल्चर पार्ट है ना, उसमें सेक्शन होता है, तो उसमें से आर गुप्ता की ये जो टॉपिक्स हैं स्पेन के कल्चर के, वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जो फैक्ट लूँगा वो आर गुप्ता से होंगे। और कुछ कंप्लेन होती हैं कि आर गुप्ता में जो फैक्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं या करंट टाइम के हिसाब से नहीं हो सकती हैं। सो इसके लिए आप बेफिक्र रहो। वो मैंने चेक किए हुए हैं इंटरनेट पे सारी चीज़ें, जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ से मैंने लिया हुआ है डेटा भी। ऐसा नहीं है सारी चीज़ें आर गुप्ता से, है ना। पर जो टॉपिक हैं उसमें वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं लालायित हूँ लाइक के लिए। मैं आपसे ये इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए बिकॉज होता क्या है दोस्तों, जब आप लाइक करते हो मुझे तो मोटिवेशन तो मिलती मिलती है ना। पर ये जो यूट्यूब का जो एल्गो है कुछ इस तरीके से काम करता है, जब आप एंगेज होते हो लाइक करते हो तो ये वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ती है ना। मैं चाहता हूँ कि इसकी रीच बढ़े, और इतनी ज़्यादा रीच बढ़े, इतने ज़्यादा लोग देखें तो उनको पसंद आए। क्योंकि मुझे पता है आप सभी बच्चों को हेल्प कर रही हैं मेरे लेक्चर्स। बहुत बच्चों ने फीडबैक भी दिया है ना। मुझे अच्छा भी लगा, उनके क्वेश्चन थे, डाउट्स थे, मैंने क्लियर भी किए। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आपको टाइम नहीं लगता, आप लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, या कोई टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ स्पेन में, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था सर जर्मनी के बारे में और पढ़ाइए, तो आप सभी को पता होगा जर्मनी के ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दी हैं, मैंने पढ़ा दिया है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बट हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी से अपील है, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर ये कवर करना चाहिए, मुझे पढ़ना है बट मुझे समझ में नहीं आया है, आप बताओ। कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो कि सर ये टॉपिक कवर कीजिए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, नो डाउट, है ना। दूसरी बात ये है कि जब आप नोट बना रहे हो ना दोस्तों, नोट बनाने में कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो एक नई बुक तैयार कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना आपका मन ही नहीं करेगा, कहेगा इतनी इतना बड़ा नोट, इतनी मोटी नोट्स कौन पढ़ेगा। और आपके पास टाइम कम होगा कि आपको फटाफट देख के रिवाइज हो। रिवीजन का मतलब ही होता है, नोट्स का मतलब ही यही होता है कि जो आपने की पॉइंट हाईलाइटेड हैं, जो की फ्रेजेस आपने लिखे हैं, आपने जो डायग्राम बनाए हुए हैं, उसको देख के आप जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो आप रिकॉल कर लो कि आपने पढ़ा गया था। यही रिवीजन है दोस्तों। जो नोट्स बनाए आप शॉर्ट और क्रिप्स बनाएं, उसमें की फ्रेजेस और कीवर्ड्स लिखे, जिसे आप बाद में देखो तो आप रिकॉल कर लो, खुद समझ लो आपकी अपनी हैंड राइटिंग में। हो सके तो आप मैप्स और छोटे छोटे डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको नई बुक तैयार नहीं करनी है पढ़ के लेक्चर से, है ना। आपको उसको और छोटा करना है कि और छोटे डिस्क्रिप्टिव वे में 1 लाइन या 2 लाइन का लिखिए। ऐसा नहीं कि आप पैराग्राफ बाई पैराग्राफ। आप स्कूल जाने दीजिए, अपने स्कूल में जो पढ़ा आप कॉपियों में लिखते थे वो अलग तरीका है आंसर राइटिंग। यहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं करनी है आपने। आप सभी को कॉन्सेप्ट को समझना है, लर्न करना है, ग्रैप्स करना है ना। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं, लूसिड वे में मैं पढ़ाने का मेरा जो तरीका है मैं समझाने का, उसको आप बाद में रिकॉल कर पाओ। इसलिए बस आप डिस्क्रिप्टिव और क्रिस्प वे में इस तरीके से अपनी नोट बनाएं, कल को आपको थोड़ी सी भी हिचक ना हो कि उसको रिवाइज, और क्विकली एज क्विकली आप उसका रिवीजन कर पाओ। रिवीजन से फ़र्क यही पड़ता है दोस्तों, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बढ़ जाती है, श्योरिटी 100% लेवल पे आ जाती है, 90 से अबव, है ना। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और क्वेश्चन आता है आपके सामने, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप राइट आंसर को टिक करते हो।
पर सम टाइम अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसा मेरे के साथ भी होता था, बहुत ही अर्ली स्टेज में मुझे समझ में आया था कि मुझे रिवीजन ज़्यादा करना है, एक चीज़ को मैं 10 बार पढूं, उससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे मेरे थॉट। बहुत सारे बच्चों को डेट्स नहीं याद होती, बट आप जब सीरीज वे में डेट, है ना, एक इवेंट तरीके से पढ़ रहे हो, एक स्टोरी की तरीके से पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, सबको कनेक्ट करके चलो, है ना, कोई सी वीडियो आप छोड़ो मत। आप अधूरी वीडियो मत देखो, अगर देखना है पूरी वीडियो देखो, नहीं तो आप छोड़ दो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ज्ञान रहेगा, थोड़ा वहां से मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, टोटली कंफ्यूज। ये चीज़ अवॉइड करनी है आपने, ठीक है। बाकी आप अपने अच्छे से नोट बनाएं और उसको रिवाइज भी करते रहें जब भी टाइम मिले, है ना। इंग्लिश की आप प्रिपरेशन करते ही रहें, जैसे मैंने आप सभी को बोला हुआ है, राइट। सो ये चीज़ आपने करनी है। तो आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे समझते हैं कि क्या पढ़ना है हमें आज। ये जो टॉपिक है ये मैंने एक्सक्लूसिव आर गुप्ता से लिए हैं। तो यहाँ पे हम स्पेन के क्लाइमेट को समझेंगे। क्लाइमेट स्पेन का क्यों इम्पोर्टेंट है, या अदर कंट्री का क्यों इम्पोर्टेंट है, या फ्रांस का। ऐसा मैं इसलिए बढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है 2019 में क्वेश्चन आया था स्पेन के, सॉरी, फ्रांस के क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप मुझे फ्रांस के क्लाइमेट के बारे में बताएं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बी केयरफुल, आपको ध्यान में रखना है। इसलिए हम स्पेन का 2 लाइन में समझेंगे, एक ही लाइन है हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको इस पे वरी होने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट अगर आपको नहीं समझ में आती है, ज्योग्राफी नहीं समझ में आती, तो आप वरी मत हो, आप डरो मत, है ना। तो आप देखते हैं स्पेन का जो क्लाइमेट है जी दोस्तों, वो वेरीड है। वेरीड कैसे है, वार्म है, ह्यूमिड मेडिटेरेनियन है, जो इनर एरियाज हैं वहाँ पे सीजनल कोल्ड विंटर्स हैं और हॉट समर्स हैं दोस्तों, है ना। तो बस आपको ये जो की फ्रेज है, वार्म्स ह्यूमिड मेडिटेरेनियन, कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे ऑप्शन में, बस उसी पे टिक करके आ जाना है, आपका काम बन जाएगा, है ना। और ह्यूमिड क्यों है, आपको सभी को पता है। स्पेन के ईस्ट में थोड़ा और साउथ में भी ले ले, मेडिटेरेनियन सी है, जहाँ पे जो मेडिटेरेनियन सी है, आपको याद है ना, मैंने बताया था, जो अटलांटिक ओशियन है साउथ में स्पेन के, और एक जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ना, दोनों लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ये भी मैंने पढ़ाया था, आप रिकॉल कीजिए। तो अब जो भी एरिया होता है कोस्टल एरिया, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ह्यूमिडिटी है। और आपको याद है नॉर्थ वेस्ट में, अगर नॉर्थ और वेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे बे ऑफ बिस्के है ना, तो वहाँ का भी जो रीजन है काफ़ी ह्यूमिड होता है। और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोल्ड विंटर भी होते हैं। तो वेरीड है दोस्तों। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी स्पेन के क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि आज जो मैं इसमें टॉपिक कवर करूँगा ऑलमोस्टली काफ़ी सारे, थोड़े से मैंने ज़्यादा टॉपिक लिए हैं। और हो सकता है स्पेन का ये जो फैक्ट वाली जो सीरीज है जो हम रन कर रहे हैं, ये वाली, ये कल जब मैं दूसरा में लास्ट वीडियो होगी इसकी, फिर उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और हमारा स्पेन खत्म हो जाएगा। फिर हम रसिया को पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला फैक्ट है वो कॉन्टेम्परेरी कल्चर को समझेंगे स्पेन के, ठीक है। अब ये कल्चर क्या होता है, कॉन्टेम्परेरी, अब देखें तो हुआ क्या था दोस्तों, जो रिसेंट मिड 20th सेंचुरी, अब जब मैं मिड 20th सेंचुरी बोलूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अराउंड में 1950s के टाइम की बात करूँ, और जो अभी का जो टाइम चला है वो 21st सेंचुरी, है ना। हम ऐसी लाइफ में जी रहे हैं। जो उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, जो अभी का स्पेन जैसे आपको दिखता है, रोमांटिकली कलरफुल, है ना, जिप्सीज, कलरफुल जिप्सीज, ये लोग सारे दिखते हैं वहाँ पे, एकदम एक जैसे जिस तरीके से ग्रोन है कंट्री, जिस तरीके से एक यूरोपियन कंट्री आप समझते हो ना उसको, यूरोप में ही है, आप सभी को पता है, मोस्ट सदर्न पार्ट में लाई करती है। तो जिस तरीके से अभी आपको दिखता है, पहले ऐसा स्पेन नहीं हुआ करता था, है ना। अब जो
कुछ सिटीज़ हैं, जैसे मेजर सिटीज़ मैंने आपको बताया था, बार्सिलोना, सिवई, है ना। कुछ ऐसी सिटी हैं, जैसे ग्रनादा में भी सिटीज़ हैं, उनको छोड़ दिया जाए आउटसाइड ऑफ मेजर सिटीज़। जो बाकी के शहर हैं या वो काफ़ी यूरोप से अलग हैं। और पहले का जो स्पेन था वो काफ़ी रोमांटिकली बैकवर्ड था, है ना। और वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी। अभी हम समझेंगे कि मोनार्की सिस्टम कैसा था वहाँ का। और जो पीजेंट थे वहाँ के इलिटरेट थे, जैसे मोस्ट ऑफ द, आपने देखा होगा यूरोप में, जैसे फ्रांस में। आपको याद है, आप याद कीजिए, मैंने आपको थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ाया था। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो पीजेंट थे, फार्मर थे, वो इतने लिटरेट नहीं थे जैसे कि अब के हैं। वहाँ पे रिवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था, है ना। जो थर्ड स्टेट के थे उन्हीं लोगों ने किया था, क्योंकि वो धीरे धीरे लिटरेट हुए थे। और लिटरेट के बारे में मैं आपको बताऊं, एक क्वाइट इंटरेस्टिंग है। जैसे इंडिया में अभी जो लिटरेसी रेट होनी चाहिए, अगर हम यूरोपियन कंट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं फैशन में, कल्चर में एंड ऑल, तो हमारी लिटरेसी जो रेट है काफ़ी कम है। और आप में से कोई भी बच्चा मुझे बताए कि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है ना। तो कुछ स्टेट है, मेजर स्टेट हैं जो इंडिया में, वहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। फॉर एग्जाम्पल केरला को ही ले लो आप, 92% से अबव है ना वहाँ के। अब अब बोलोगे सर लिटरेट हम किनको बोलेंगे, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो इंडिया में मैंने पढ़ा था कि रिलायबल सोर्सेज से ही, गवर्नमेंट की साइट से ही था। तो वहाँ पे बताया गया था कि हम उन लोगों को लिटरेट बोलते हैं जो अपनी नेशनल या रीजनल लैंग्वेज में अपना नाम लिख और पढ़ सकें, उनको हम लिटरेट की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। पर क्या ये सच में लिटरेसी रेट को डिफाइन करने का तरीका है? बिल्कुल नहीं, है ना। हम आप सभी लोग विचार कीजिएगा, आप मुझे बताएं कि हम लिटरेट किसे बोले, है ना। लिटरेट कौन होगा? क्या डिग्री पाना आज के टाइम पे, क्या आप सर्टिफिकेट पा जाओ बिना एग्जामिनेशन दिए, क्या आप लिटरेट हो? या आपने डिग्री ले ली है, आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कल्चर आपने नहीं पढ़ा, चीज़ें नहीं समझ, क्या आप लिटरेट हो? आपने इस सोशल को नहीं समझा अपने अराउंड, इर्द गिर्द, आप दूसरों से कंपेयर करते हो यूरोपियन कंट्री से, क्या आप लिटरेट हो? लिटरेट आप किसी बोलोगे, है ना। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, वो लड़ता है, झगड़ता है बेवकूफ़ों की तरह, है ना, इधर उधर की चीज़ें करता है, क्या वो लिटरेट है? उसको बोलोगे, भले ही वो अर्निंग वेरी वेल, है ना। तो हाँ, डिफिनेशन अलग अलग हो सकती है, वेरिड हो सकती है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे थे फ्रांस कैसा था। वहाँ पे लिटरेट पीजेंट्स भी थे, मैंने जैसे बताया था, कलरफुल जिप्सीज भी थे, बुल फाइटर्स भी थे, जैसे आपने देखा होगा। अब तो प्रतिबंध है बुल फाइटिंग में, बट कुछ एरियाज हैं, है ना, जहाँ पे बुल फाइटिंग अभी भी होती है। वो कौन से एरियाज हैं स्पेन में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। वहाँ पे रिलीजियस काफ़ी था। आपने देखा होगा कि जो इंटायर स्पेन है, मोस्ट ऑफ द, वहाँ पे अभी हमने ही डिस्कस किया था, वहाँ पे कैथोलिज्म है, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, है ना। फिर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी हैं, है ना। और फिर इस्लाम के धर्म को मानने वाले भी हैं। और काफ़ी मेजर और परसेंटेज पीपल, मैंने अभी हाल में ही बताया था, जो एथीस्ट हैं, जो बिलीव ही नहीं करते भगवान में, श्रद्धा ही नहीं है उनकी, है ना, मानते ही नहीं है गॉड। वो तो सबकी अपनी अपनी है, कुछ काफ़ी मेजर पोर्शन और परसेंटेज है वहाँ की, है ना। अब होता क्या है कि ग्रो कैसे करता है, आप सभी को पता होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, है ना, यूरोप में। जब यूरोप में मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही थे, लोगों को रोजगार मिल रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही थी, है ना। तो ये सब चीज़ें कब हुई थी, इसको हम सम अप करें, अर्बनाइज जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो पहले क्या होता था, ये जो अफ्रीका, बिगिन इन द पाइनरीज, ये लाइन है जो यहाँ पे बोला गया है, सॉरी, ये देखिए तो, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर गुप्ता में। तो जी, ये जो स्पेन की लोकेशन है ना, इसको क्या बोलते थे, ये मोस्ट सीन लाइक नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, है ना, देन मॉडर्न यूरोप। पहले इसको जो देखा जाता था, ये, है ना, लोग कहते थे, है ना, लोगों को मानना होता था कि ये जो अफ्रीका है, वो कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से बिगन है, वो पायरनीज माउंटेन से,
है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्पेन वॉज सीन एज मोर लाइक नॉर्थ अफ्रीका देन मॉडर्न यूरोप, जैसे कि अभी मॉडर्न यूरोप की कंट्री है। हाउएवर सिंस द 1975, अब होता क्या है आप सभी को मैंने भी पढ़ाया था, एक 1936 लेके अब एक अपराइजिंग हुई थी, है ना। अ, और कब तक चला था? 3 साल तक, 1939 तक। उसके बाद क्या हो गया था? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सिंस 1939 टू 1975 फ्रांसिस्को एज ए एरिस्टोक्रेट थे अपने आप को, है ना। वो सिर्फ एक ही लोग के हाथ में सत्ता थी काफी टाइम से, एक ही गवर्नमेंट थी। किसकी? फ्रांसिस्को फ्रैंको, एक आर्मी जनरल था। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा ही था, मैंने पढ़ाया भी था। चीफ थे पहले, है ना। अब जो है 1975 में इनकी हो जाती है डेथ। अब वहां से यूरोप ग्रो होना स्टार्ट करता है ना। मॉडर्न होता है, प्रॉस्परस होता है, बाकी यूरोपियन कंट्री की तरीके से। और क्या होता है, और कब ये ग्रो करता है, इसका कल्चर जो इतना रिच कल्चर आप देखते हो, कब होता है? जब ये यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है। अब सवाल यहाँ से आता है, कब ज्वाइन करता है? मैंने अलग से लाइन में लिखा हुआ है, इन 1986 में। हो सकता है शायद मुझे याद है, मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने किसी पिछली वीडियो में मैंने 1989 बोला हुआ, सॉरी उसके लिए। तो स्पेन जो है यूरोपियन यूनियन को 1986 में ज्वाइन करता है, राइट। ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। होती हैं चीज़ें, हो जाती हैं दोस्तों, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे डेट हैं, कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच होता रहता है ना। बर्लिन वाला जो फॉल का डेट है 1989 का, बहुत सारी ऐसे कुछ डेट हैं जो हमें याद रखनी है इसी करंट के टाइम पे। तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है 1986 में। उसके बाद में 1999, हाँ मैंने ये बताया था कि जो ये स्पेन है वो अडॉप्ट करता है किसको? यूरो एज ए नेशनल करेंसी, है ना। उससे पहले, तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले जो स्पेन था, कौन सी करेंसी यूज होती थी वहाँ पे? वहाँ की नेशनल करेंसी क्या थी बिफोर यूरो, है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़ा था। अब यूरोपियन यूनियन है क्या? पहले भी मैंने बोला, जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करूंगा तो उसमें मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आई होप इतनी सी बात अभी आपको समझ में आ गई होगी स्पेन के बारे में, कि पहले स्पेन कैसा था और वो किस तरीके से नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के रूप में देखा जाता था, है ना। तो आप सभी को पता होगा ये लाइन क्यों लिखा गया है, अफ्रीका बिगिन इन द पायरनीज। पायरनीज माउंटेन है कहाँ? मैंने आपको सभी को बताया हुआ है। ये जो माउंटेन है, आप सभी लोग मुझे बताओ, मैंने सभी को पढ़ाया 2-2 3-3 बार, है ना, रिपीट भी किया हुआ है। ये किस दो कंट्री के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है ना। आप सभी को बताना है इसका, विदाउट एनी हेल्प ऑफ गूगल, एनी सर्च इंजन। आपको वीडियो को पॉज करना है और तुरंत आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये किस दो कंट्री के बीच में नेचुरल बाउंड्री को फॉर्म करती है ना। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 38, यहाँ पे स्पेनिश पॉप कल्चर को समझेंगे। हालांकि काफ़ी बच्चे आर गुप्ता को पढ़े होंगे, बट मुझे लगता है हो सकता है कि वो समझ ना पाए। तो मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि आपको ये चीज़ समझ में आए, है ना। भले ही क्योंकि नहीं तो आपको ये एज ए जर्मन या चाइनीज जैसा समझ में, अगर आप पैराग्राफ पढ़ने बैठोगे, है ना, अगर आपको सही से समझ में ना हो, आपको पंक या न्यू वेव क्या है ना, ये चीज़ ना पता हो, तो आप नहीं समझ पाओगे उस टाइम का। अब यहाँ पे हम पॉप कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ला मोविदा, ला मोविदा है क्या, उसको हम समझते हैं। जो लेट 1970s का टाइम था और अर्ली 1980s का टाइम, अराउंड जब अर्ली 1980s की बात हो, तो बिटवीन 1980 से लेके 1985 का टाइम, तो यूथ सब कल्चर था वहाँ पे, है ना। एक तरीके का जो पंक या न्यू वेव थी, जो म्यूजिकल फॉर्म था, है ना, फोकल पॉइंट आप बोल सकते हो, जो मैद्रिद में था उस टाइम को, हम क्या बोलते हैं, वो मूवी था। और ये चीज़ सेलिब्रेट भी की जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ न्यूज़ की कटआउट्स भी होंगे, है ना। तो उससे पहले
आपको पता ही होगा 1975 में किसकी डेथ हुई थी? फ्रांसिस्को फ्रैंको की, है ना? तो वो क्या था, आपने देखा था कि किस तरीके से तानाशाह बन गया था, है ना? एक ही हाथ, एक ही लोगों के हाथ में सत्ता थी। तो उसके बाद जब डेथ हुई थी उसके बाद ही लेट 1970 इसीलिए लिखा हुआ, लेट की बात हो तो आफ्टर 1975, फ्रांसिस्को जो फ्रैंको थे उनकी डेथ के बाद, और 90s, अर्ली 1980s, 80s की हम जब बात करें, अराउंड 1985 तक का जो बीच का टाइम था, वो लोगों के लिए काफ़ी न्यू था। यहाँ पे कल्चर स्टार्ट हो गया था, पॉप कल्चर फैला हुआ था। आपने देखा होगा कि जो जर्मनी थी, है ना, ईस्ट और वेस्ट जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी कल्चर एक तरीके से बढ़ा था। ईस्ट में प्रभावित था, है ना, वहाँ पे लोग इतने खुशहाल नहीं थे जितने कि वेस्ट में थे, है ना? तो वो चीज़ अलग चीज़ है। तो वहाँ पे पहले आ गए थे, बट यहाँ पे देखें जिस तरीके से वहाँ पे रूल था, जिस तरीके से स्पेन को पहले ग्रो करना चाहिए था, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या कल्चर वाइज, है ना, तो काफ़ी लेट हुआ है। अब एक दूसरा है यहाँ पे टॉपिक, जिसको एल बुटाइयों पढ़ेंगे, है ना, जिसका मतलब होता है बिग बॉटल। ये एक तरीके का दोस्तों सेलिब्रेशन है। इसको इस तरीके से मैं समझाता हूँ, एक इकोनॉमिकल वे टू ड्रिंक विथ पीपल। अब ये लोग कैसे सोशलाइज होते हैं, ये सोशलाइज होने का एक तरीका है, वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। तो जो यंग पीपल थे उस टाइम पे, थाउजेंड थाउजेंड्स इन अ पब्लिक पार्क, उनके फ्रेंड्स दोस्त लोग सोशलाइज होते, पार्क में बैठ के ड्रिंक करते थे, वाइन पीते थे, है ना, क्योंकि वहाँ का कल्चर है इस तरीके का। और लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, एल्कोहल एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। बाकी मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा, मैं मना करूँगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, बट उस टाइम क्या है, ये कल्चर है वहाँ का, बिग बॉटल। और ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि आपको पता होगा वहाँ पे जो प्राइसेस हैं ड्रिंक की वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो लोग क्लब में जाने से पहले या डिस्कोज या क्लब में जाने से पहले वो पहले ही सोशलाइज होते थे, इकोनॉमिकल तरीके से वो ड्रिंक कर लेते थे, है ना? जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा, कोई पहले गया होगा, मुझे तो पता है, मेरे लोग हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं, वो जब जाते हैं वो हैप्टी ऑफ मनी खर्च करके आते हैं क्लब में। सिर्फ क्या, वही जो वो वाइन पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, जो भी ड्रिंक करते हैं, वो चीज़ काफ़ी इकोनॉमिकली होगी अगर वो परचेज करके या ग्रुप में कहीं पे जाके पार्टी करें। ऐसा आपने देखा होगा, वो लोग घर में या किसी के रूम पे दोस्त यार पार्टी करते हैं, है ना? बट क्लब में महंगी महंगी होती हैं वो चीज़ें। तो लोग वहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, कहाँ पे, पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक पार्क में, है ना? तो एक तरीके से ये होता था। और रीजन क्या है इसका, वो मैंने आपको समझा ही दिया था, राइजिंग ड्रिंक प्राइसेस एट बार और क्लब्स में, है ना? तो इस तरीके से लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, उसमें सोशलाइज हुए, आपस में डिस्कशन हुआ, एक नए तरीके का कल्चर स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, वहाँ उस टाइम का दौर क्या था। ये है दोस्तों, एक न्यूज़ कटलाइन था, है ना, मैंने लिया हुआ है। तो आप हेडलाइन ही पढ़ें, ब्लेस द केओस, ला मोविदा माड्रिया, स्पेन सिटी विद वाइल्ड पोस्ट फ्रैंको अंडरग्राउंड। मतलब ये जो अभी इस तरीके से देख रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक को एंड ऑल, कब, पोस्ट फ्रैंको अंडरग्राउंड, जब फ्रांसिस्को फ्रैंको की डेथ होती है। यहाँ पे लिखा हो ना, होम आफ्टर ए फ्री पंक कंसर्ट, एक तरीके का कंसर्ट है इन 1980s, एन इन्फ्लुएंशियल कलेक्शन ऑफ म्यूजिक आर्टिस्ट फिल्म मेकर इंक्लूडिंग पेड्रो अल्मोदोवार एक्सप्लोडेड पंक, है ना, काउंट कल्चर इन मद्रिद एंड चेंज दियर नेशन फॉर एवर। अब यहाँ पे बात आ रही होगी, आप ये सोच रहे हो दोस्तों, म्यूजिक से कैसे चेंज हो सकता है कोई नेशन, है ना? आप खुद सोचो, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखिए, कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज है ना? चेंज है कि नहीं है? अगर आप सैड होते हो, म्यूजिक सुनते हो, नहीं सुनते हो, अपने आप को क्या करते हो, ट्रीट करते हो किस तरीके से? तो सिर्फ पैसा ही होना सब कुछ नहीं है, आपको एंटरटेन भी होना जरूरी है लोगों को।
इससे आपको क्या रिलीफ होगा स्ट्रेस से एंड ऑल से। अब ऐसा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हर वक्त म्यूज़िक या पंग म्यूज़िक या ये चीज़ें आप करो, बट सारी चीज़ें ज़रूरी है, आपको बैलेंस रह के चलना है। अभी स्टूडेंट लाइफ आप जी है ना, पढ़ाई भी कीजिए, सारी चीज़ें का सब कुछ बैलेंस होना चाहिए आपका। और अभी का जो लाइफ है ये 90s 80s का दौर था, और आपकी क्या लाइफ है, आप तो व्हाट्सएप है, इंस्टा है, सोशल अलग ही तरीके का माहौल है, लोग सोशलाइज ही नहीं होना चाहते, सब लोग इंटरनेट पे सोशलाइज हैं। खैर, अभी तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप तो बिल्कुल अभी आप सोशलाइज ना हो, क्योंकि अभी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है पेंडेमिक का इस दौर में, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप घर से ही बाहर ना निकलें, है ना। तो आप अभी बिल्कुल सोशलाइज ना हो तो बेहतर है। बट हाँ, जब सब कुछ स्टेबल हो आप ज़रूर लोगों से मिलें, बातें करें, उनके थॉट को समझें। तो ये कल्चर था उस तरीके का। और मैं दिखाता हूँ, ये उस टाइम की एक पिक्चर है। आप देख सकते हो क्लब में लोग किस तरीके से होते थे, आपको हंसी भी आ रही होगी। बट हाँ दोस्तों, इससे पहले लोग इस तरीके से नहीं थे। आपको पता होगा तानाशाह जब रूल करता है किसी कंट्री को, तो ये सारी चीज़ें सब कुछ छीन ली जाती हैं उससे। जो वो चाहता है, जो अपनी मर्जी चलाना चाहता है, वही होती है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो मैंने आपको बताया था बुटाइयों एट नाइट, है ना, ये जो बुटाइयों था, बिग बॉटल, किस तरीके से सेलिब्रेट, किस तरीके से सोशलाइज हो रहे हैं, ये आप देख रहे होगे ना। एक पार्क है और नाइट है, यहाँ पे लोग वाइन एंड ऑल सारी चीज़ें हैं कि अब कैमरा भी लिए हुए हैं। ये 2006 की हालांकि पिक्चर है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपस में सोशलाइज भी हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से था ये कल्चर। अगर और आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो पुरानी चीज़ें हो गई, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिया जाएगा टर्म बोटाइयों, व्हाट इज़ ए बोटाइयों, है ना, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। काइंड ऑफ ऐसे कल्चर, इसमें से लिखा होगा कुछ वर्ड, है ना, ये कि थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेट या बीइंग सोशलाइज एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल इन द पब्लिक पार्क, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा। तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं देना इसमें, बट हाँ आप समझ के रखिए कि चीज़ें हैं क्या। कुछ ऐसे ही निकल के आते हैं एग्जामिनर, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, कभी भी अगर पूछेंगे तो, है ना। आगे बढ़ें। अब अगला जो फैक्ट है हम डिस्कस करेंगे वहाँ के ड्रेस स्टाइल, है ना। तो अब देखें, इन द वॉर्म, जब सीजन होता है स्प्रिंग का या समर मंथ होता है ना, स्प्रिंग या समर मंथ, वॉर्म आप बोल सकते हो, जो स्पेनिश वुमेन है वो क्या पहनती हैं, वियर लाइट कॉटन पैंट्स, स्कर्ट्स एंड ड्रेसेस, है ना। काफ़ी अलग अलग तरीके की स्टाइल्स होती हैं और लेंथ होती हैं इनके कपड़ों की, है ना। और किसके साथ, खासकर सैंडल्स या ड्रेस शूज पहनते हैं वो लोग, या फैशन स्नीकर्स भी पहनते हैं आजकल के टाइम। बट अभी जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा वो है ट्रेडिशनल ड्रेस, हम उसको देखेंगे। और मेन के लिए देख लें, जो स्प्रिंग और समर में वो क्या पहनते हैं, वियर लाइट कॉटन पैंट्स, बरमूडा आपने देखा ही होगा, शॉर्ट्स होते हैं, कॉटन पोलो शर्ट पहनते हैं लोग, है ना, एंड सैंडल्स ड्रेसेस शूज एंड स्नीकर। तो इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा तो नहीं समझ में आए, बट हम विजुअल वे में समझेंगे। ये देखिए, ये एक मैंने पिक्चर ली हुई है, तो कुछ इस तरीके से, ये तो अभी करंट की ऐसी पिक्चर हो सकती है, कुछ ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं, है ना। मुझे तो काफ़ी पसंद है, आप देखें, ये देखें ड्रेस। मुझे कल्चर हर कहीं का पसंद हो, चाहे गुजरात हो, इंडिया का हो, किसी भी पार्ट का हो। आई लव कल्चर एंड पीपल, है ना। तो हाउ दे कैरी, वो अपने आप कैसे कैरी करते हैं अपने आप, है ना, वो चीज़ आप देखिए, वहाँ का कल्चर देखिए, और समझना है इनके ड्रेस को लेके। और उस ड्रेस का क्या नाम है आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। जो ये जो लॉन्ग ड्रेस होती है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, उसको और भी हैं, रीजन के हिसाब से हो सकते हैं, फ्रांस में अलग अलग, सॉरी स्पेन में, स्पेन के जो अलग अलग रीजन हैं, है ना, तो वहाँ पे अलग अलग ड्रेसेस हो सकती हैं। बस जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वही आपसे पूछा जाएगा, जो मोस्टली पूछा भी गया है वो हम देखेंगे। इसको बोलते हैं फ्लेमेंको स्टाइल ड्रेस, है ना, फ्लेमेंको बोल सकते हो आप। ये आप देख रहे हो फ्लेमेंको स्टाइल ड्रेस, कुछ इस तरीके से होगी। आपको मैं याद कराऊं, या आप चाहे तो आप एक सॉन्ग सुनिएगा, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा का एक गाना है,
सिन्योरिता। उसमें आपको समझ में आया किस तरीके से फ्लेमेंको डांस होता है, फ्लेमेंको ड्रेस के साथ पहना हुआ होता है, ये चीज़ आप देख सकते हो। ये वहाँ के रीजनल पिक्चर्स हैं, है ना। इसी को हम फ्लेमेंको देखते हैं। इनकी लेंथ भी काफ़ी है, अलग तरीके की, है ना। तो आपको इस ड्रेस का नाम याद रखना है। हो सकता है यही ड्रेस पूछी जाए आपसे और यही ऑप्शन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, ड्रेस इन एक्स्ट्रा मुद्रा। एक ये इस टाइप का भी ड्रेस है, कुछ ऐसा भी दिया होगा, एक्स्ट्रा मुद्रा, है ना, एक्स्ट्री माधुरा। सॉरी, मैं माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इसको अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ट्राई करते हैं। एक्स्ट्री मधुरा, है ना, स्पाइया जैसे लिखा हुआ है स्पेनिश में, ऐसे ही इसको करेंगे। कुछ इस टाइप की ड्रेस है, हालांकि पिक्चर तो दी नहीं रही होगी, बट कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। एक्स्ट्री मधुरा मोस्टली आपको फ्लेमेंको ही मिलेगा, फ्लेमेंको स्टाइल ड्रेस, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम कस्टम्स की बात कर लेते हैं, है ना, कि वहाँ का कस्टम्स क्या है थोड़ा सा। जो मोस्ट एग्जाम है, तो कस्टम बहुत सारे हो सकते हैं वहाँ के, रीजनल भी हो सकते हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, बट जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। तो एक टर्म है द सिएस्ता, ऐसा भी आपको दिया जा सकता है, एक टर्म दिया रहेगा, पूछ लेंगे व्हाट इज सिएस्ता, है ना। तो आपको सिएस्ता पता होना चाहिए। ये एक क्या है, एक नैप है, अगर इंग्लिश में बोले काइंड ऑफ नैप। एंड आर लॉन्ग मिड आफ्टरनून ब्रेक है, फ्रॉम कहाँ से, वर्क। जब लंच करते हैं, आफ्टरनून का लंच करते हैं या मिड डे मील, है ना, लोग करते हैं, उसके बाद वो सोते हैं। एक इसको सिएस्ता नैप किसको बोलते हैं, जो छोटा शॉर्ट स्लीप होता है। ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे के लिए सो गए, है ना, काम के बाद। तो एक ब्रेक होता है, एक आवर लॉन्ग ब्रेक हो सकता है, आधे घंटे का होता है, 20 मिनट का भी हो सकता है। सिएस्ता आप देखोगे यूट्यूब पे 20 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी लोग लेते हैं, एक शॉर्ट नैप लेते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस भी है ना, और यहाँ का कल्चर भी है यहाँ पे। कुछ वहाँ की जो शॉप्स हैं, वाइन शॉप, बियर क्लब्स वगैरह जो भी हैं, या रेस्टोरेंट हैं, आफ्टरनून में ऑलमोस्टली 2-3 घंटे के लिए बंद भी होती है क्लोज, बिकॉज ऑफ दिस कस्टम, है ना। तो सच पीरियड ऑफ स्लीप इज कॉमन ट्रेडिशन इन सम कंट्रीज। सिर्फ यहाँ पे स्पेन में नहीं है, और भी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं जहाँ पे वेदर क्या है, वार्म है एक तरीके का, तो वहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर है। मैं इंडिया की बात बताऊँ, मैं बहुत छोटा था, मैं गर्मी की छुट्टियों में जाता था, है ना। स्कूल की जब छुट्टियाँ होती थी मैं अपने नानी के घर जाता था। वहाँ पे होता क्या था, लोग 10-11 बजे खा लेते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, लंच हो जाता था 7 से 8 बजे के से पहले पहले, वहाँ पे ब्रेकफास्ट हो जाता था 6 बजे से 7 बजे। रात का भी खाना होता था, मैं उसको दूध के साथ कैसे भी खा जाता था, है ना। फिर 11-12 बजे नहा के सारी चीज़ें करके लंच हो जाता था हमारा। उसके बाद का बचा टाइम क्या, 5 बजे, 11 से या 12 से 5 बजे का जो टाइम है इवनिंग का, उसके बीच में करें क्या। उसके बीच में हम यही करते थे, सिएस्ता सभी लोग करते थे, सोते थे। उस टाइम पे टीवी भी नहीं थी इतना, और लाइट जो इस तरीके से है गांव में, मैं आपको बताऊं टिपिकल गांव में पे लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी या इस तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। वहाँ पे केबल या डीटीएच नहीं था उस टाइम, एंटीना लगा हुआ। अगर लाइट हुआ करती थी, कुछ सीरियल आते थे, लोग काफ़ी बच्चे गांव के भी आते थे, इकट्ठे देखते थे, है ना, टाइम पास करते थे अगर नींद नहीं आती थी। बट मोस्ट प्रोबेबली लोग वहाँ पे सोते ही थे दोपहर में, कुछ नहीं करते। चाहे जिस तरीके की ये पिक्चर आप देख रहे हो, ऐसे वहाँ पे भी फार्मर होते थे लोग, काम करने के बाद, खाना खाने के बाद वहीं पे खेत खलिहान में सो जाते थे आसपास में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। अब ये चीज़ें शहरों में आपको नहीं देखने को मिलेगी, बट हाँ, हो सकता है घर में भी, शहर में भी लोग नैप लेते हों। जो होम वाइफ हैं घर पे, उनके पास अगर कुछ काम नहीं है, नहीं कर रही हैं, है ना, जो ऑफिस नहीं जाते, घर का काम करते, उसके बाद वो दोपहर में सोते हैं। एक ट्रेडिशन है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेन में ही रहा होगा सिएस्ता, वो तो नहा नाम है। हम भी तो नैप लेते हैं। लोग जब ऑफिस में, जैसे मैं वर्किंग हूँ, ऑफिस में भी जब मैं जाता था, खाना खाने के बाद नींद आ जाती थी, मैं ले लेता था 15-20 मिनट की नैप। वो भी सिएस्ता ही है। ऐसा नहीं है, वार्म जो कंट्री है, क्या इंडिया में वार्म की कमी है, वार्मनेस की, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है सिएस्ता क्या है। आई होप ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और ये कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो इफ्लू का है हो या जेन्यू का। तो ये चीज़ आपको क्लियर करके रखनी है। आई होप इतनी सी तो बात आपको समझ में आएगी। आगे बढ़े।
अब हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करेंगे, किसकी? स्पेन की। और देखेंगे हम अलग अलग आर्किटेक्चर के हैं स्पेन के। आप सभी ने एंटोनियो गौडी की जो आर्किटेक्चर है, जो फेमस चर्च है ना, सगारदा फैमिलिया चर्च, वो आपने देखा ही होगा। और भी हैं, आप इंटरेस्ट लाओ अपने अंदर, क्यूरोसिटी, और भी देखिए एंटोनियो गौडी की और भी क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें उन्होंने बनाई हुई है। पर लगातार जेएनयू क्या है, 2 बार 2019 और 20 में सगारदा फैमिलिया से क्वेश्चन पूछ चुका है, और आने वाले टाइम में हो सकता है पूछे भी, क्योंकि अभी उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो गोइंग है ना, वो चल रहा है उसका काम। अब वहाँ पे जो स्टाइल है ना, घरों की स्टाइल, जो आर्किटेक्चर है ना, तो कैसा है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सिंस स्पेन वॉज अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर एंड मेनी एरियाज ऑफ स्पेन रिटेन सिग्निफिकेंट रोमन आर्किटेक्चर रेमनेंट्स। तो वहाँ पे जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो रोमन आर्किटेक्चर है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है किस तरीके से। और भी हैं आर्किटेक्चर, और एक लिंक मैं दूंगा वीडियो के एंड में, आई मीन जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, और वहाँ वो ब्लॉग था पर्टिकुलर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव और पिक्चर्स के साथ और तरीके से बताया हुआ है किस किस टाइम में कैसे आर्किटेक्चर थे, गॉथिक आर्किटेक्चर थे किस तरीके से थे स्पेन में, वो आपको किस किस एरिया में कैसा है वो आपको समझना है। और कुछ फेमस आर्किटेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ना है। Spain's leading architect of the late 20th century and early 21st centuries, some of whom attained इंटरनेशनल ख्याति भी मिली है लोगों को, इंक्लूडेड जैसे कुछ नाम हैं, जोसेफ है ना, ल्यूस सर, इदुआर्दो तराखो है ना, तराखा है ना, सांस दे, ओइसा, इन सभी को हम, एक दो हैं जैसे रिकार्डो बोफिल, इनके आर्किटेक्ट को देखेंगे और इनको भी देखते हैं इनकी पिक्चर। तो इन सबको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो, और इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ें, है ना। आप देखेंगे इनके जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कैसी है, ये कौन है, थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये जो आर्किटेक्चर हैं या आर्किटेक्ट हैं, इनके बारे में पूछा जाता है, या इनसे रिलेटेड जो इन्होंने कोई फेमस बिल्डिंग बनाई है, जो आर्किटेक्चर खड़ा किया है, बनाया हुआ है, उसके बारे में नाम दे के पूछ लेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है ना, किस कंट्री में है ये, या कहाँ से ये जो आर्किटेक्ट हैं वो कहाँ को बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एंटोनी गौडी से। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, सगारदा फैमिलिया चर्च के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे मिलेगा। बट ये एंटोनी गौडी की बनाई हुई आज तक की सबसे महान कृति है, आर्किटेक्ट है ना। जिस तरीके से अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन अंडरगोइंग है, चल रहा है, इसका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, अराउंड 200 साल हो गए, है ना। देखो कब तक कंप्लीट होता है। तो इसीलिए चर्चा में है दोस्तों, इसीलिए न्यूज़ में भी होता है कभी कभार, और करंट अफेयर में भी होता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, कि आपको कितना पता है स्पेन के बारे में। एटलीस्ट इतना तो पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ के, इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट, इंपॉर्टेंट ऑथर, पेंटर्स। स्पेन से सिर्फ कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से तो बहुत कम आएंगे, है ना। आगे बढ़ें, जैसे जोसेफ को ही देख लीजिए आप, ये बिल्डिंग देखिए इस तरीके की, ये अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट, इनके नाम होते हैं, इनको आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको समझना है किस तरीके की स्टाइल है। हालांकि आपको आर्किटेक्ट नहीं बनना है ना, नहीं समझना है, बट आप जान के रखिए, आपको पता होनी चाहिए लिटिल बिट बट एवरीथिंग। आगे बढ़े, ये एक अलग तरीके का है, एदुआर्दो तोराखो तोराखा, तो उनके बारे में आप देख सकते हो, इनका नाम है, इनकी अलग काइंड ऑफ स्टाइल की है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इस तरीके का आर्किटेक्ट है ना। ये एक अलग तरीके के का आप देख रहे होगे ना, इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ये तो रिकार्डो की है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग के बारे में आप पढ़ो, थोड़ा सा समझो, क्यूरोसिटी है, बट हालांकि पूछा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे, बट हाँ ये नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, ये जरूर पूछा जा सकता है। तो जो फेमस आर्किटेक्ट हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ें, मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी, है ना। आगे बढ़े, अब यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर बिल्डिंग थे अपार्ट फ्रॉम सगार्दियल फैमिलिया चर्च,
तो और कुछ और हम देखेंगे जो स्पेन में काफ़ी पॉपुलर हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको हम देखते हैं। ये एक प्रेयर हॉल है ना, जिसको द कैथेड्रल ऑफ कार्दोबा भी बोलते हैं। ये एक मोरिस मॉस्क्यू है ना, कैथेड्रल लिखा हो ना कार्दोबा, ये कहाँ पे है? स्पेन में है। और ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया था कैसे, और ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज मोरिस मॉस्क्यू, इसको भी कैथेड्रल में बदल दिया गया, पहले ये मस्जिद हुआ करता था। और ये काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग है किस तरीके से इसका डिजाइन है, आप देख सकते हो अभी तक एज ए ये यूज में है। इट्स a prayer hall is notable for narrow, graceful pillar and strip double arcs in a horseshoe shape, है ना। हॉर्स की सूज तरीके की जो शेप है, एक तरीके से इस आर्किटेक्ट को आप समझो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। द कैथेड्रल ऑफ कर्दोवा के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, है ना। अलहम्ब्रा जो हमने पढ़ा था उसके भी बारे में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें। एक और है, काफ़ी फेमस है, अलहम्ब्रा में है ना। ये भी काफ़ी फेमस है, द कोर्ट ऑफ द लायंस। अलहम्ब्रा कहाँ है? ग्रनादा में है दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। हमने तभी कैस्टल देखा था, अलहम्ब्रा की जो फेमस कैस्टल है हमने पढ़ा था, और एक कोर्ट है, इस तरीके की डिज़ाइन है दोस्तों, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो मैं अभी आप सभी को बता रहा था कि मैं ये जो लिंक है यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाके बहुत और भी स्पेनिश आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ सकते हो, ये आपका होमवर्क होगा ऐसे। और जो भी क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों से किए हैं उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, वीडियो को लाने में लेट कैसे हो जाता है। मैं अपने होम टाउन में हूँ दोस्तों, दिल्ली से बहुत दूर, फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, अगर हालांकि काफ़ी बड़ी वीडियो है, इसको अपलोड करने में मुझे घंटों लग जाते हैं, क्योंकि मोबाइल का इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत कम है, और इसके लिए मुझे बाहर या कहीं किसी तरीके से छत पे कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहना पड़ता है। तो अगर विलम्ब होता है दोस्तों, उसके लिए मैं रियली सॉरी, पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं वीडियो को जल्द से जल्द आप तक लाऊं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड भी करना होता है, बिना इंटरनेट के कुछ हो नहीं सकता, बट मैं कोशिश करता हूँ, करूँ मैं जल्दी से, है ना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन, आप ज़रूर लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके अभी भी कोई स्टिल कोई डाउट है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उनका आंसर भी करता हूँ। अगर आप कुछ आंसर भी करते हो, कोई फैक्ट आपको क्लियर नहीं है, मैं वहीं पे करेक्ट भी करता हूँ और मैं सोर्सेज भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद है, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं अदर ग्रुप में भी ज्वाइन किए होंगे, टेलीग्राम एंड ऑल, जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे अदर जगह भी। तो अगर आपको अच्छे लगते हो वहाँ पे शेयर कर सकते हो, नो हेजिटेशन। अगर ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करना है, अगर अलाउ नहीं है ग्रुप में मत कीजिए, है ना। बट अगर कोई बच्चा मदद मांगता है, आपसे पूछता है कहाँ पे पढ़ना है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। बस आप इतना कीजिए और कुछ नहीं, मुझे आपसे और कुछ चाहिए नहीं, है ना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, है ना। तो मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ।